Hello everyone, today we are going to start new chapter Indian economy from the same unit, and as I told you people that this unit carried 12 marks. The name of the chapter is Indian economy, which is described from 1950 to 1990, and the following are the contents of this chapter: the goals of 5-year plan, major policy initiatives in agriculture sector, industry and trade, foreign trade policy, that is import substitution. So these are the following contents of this chapter we are going to do. So today we are starting with the first content of this chapter, the goals of 5-year plans. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लान है क्या, किस लिए बनाया जा रहा है प्लान. Then we will discuss about the goals of 5-year plans. So first of all question arise, what is a plan? प्लान है क्या? प्लान बेटा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए हमेशा, मतलब वो किसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया जाता है. अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स. इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. कुछ जनरल गोल्स भी होने चाहिए हमारे, जो हमें पूरे हमेशा करने ही करने हैं, और जो प्लान हमारा बनाया जा रहा है वो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए ही बनाया जाना चाहिए. तो जो प्लानिंग की जाती है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के मोटिव से की जाती है. क्लियर? सो दैट इज़ अ प्लान. एक प्लान क्या होता है? प्लान बताता है कि कैसे हम अपनी नेशन, अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, अपने स्पेसिफाइड गोल्स को पूरा करें. तो अ प्लान should have some clearly specified goals and always be goal oriented. हमारे इंडिया के अंदर जो ड्यूरेशन होती है गोल्स की, जो प्लान्स की जो ड्यूरेशन होती है, जो प्लानिंग की जाती है वो जनरली 5 ईयर की होती है, जिसको हम 5-year प्लान्स कहते हैं. सो इन इंडिया द प्लान्स आर ऑफ 5-year ड्यूरेशन एंड आर कॉल्ड 5-year प्लान्स. हमने इस टर्म को कहाँ से बोरो किया? फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन, द पायनियर इन नेशनल प्लानिंग. Okay. Now what is the difference between 5-year plans and perspective plans? Difference between 5-year plans and perspective plan, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो जनरली प्लानिंग की जाती है 5 साल की ड्यूरेशन के लिए उसको हम 5-year plans कहते हैं. लेकिन अगर प्लानिंग 5 ईयर से कहीं ज़्यादा यानी नियर अबाउट 20 ईयर्स के लिए की जा रही है, राइट, तो उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान. जो भी प्लानिंग हम करते हैं 5 ईयर्स के लिए, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, वो 20 ईयर की प्लानिंग का पार्ट रहते हैं. वो इस 20 ईयर की प्लानिंग का एक हिस्सा बन के रहते हैं. ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिसको हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं. ये 5-year प्लान्स जो होते हैं ये इस पर्सपेक्टिव प्लान के बेसिस होते हैं. ठीक है, बेसिस क्यों होते हैं? क्योंकि हर 5 सालों में एक नई योजना बनाई जाती है, नई प्लानिंग की जाती है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि इन 5 सालों में इस पंचवर्षीय योजना में क्या नया किया जाएगा. ठीक है, कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहाँ कितना खर्चा किया जाएगा, कहाँ क्या नया किया जाएगा, क्या पॉलिसी स्टार्ट की जाएंगी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. अब ये जब पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जो प्लान्स बनाए जाते हैं, तो कुछ गोल्स दिमाग में रखे जाते हैं. कौन से गोल्स दिमाग में रखे जाते हैं? इकोनॉमी की ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी. ये 4 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं हमारी इकोनॉमी के. आई रिपीट, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. बट इट डजंट मीन कि ये सभी गोल्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. कुछ प्लानिंग्स में ग्रोथ फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो कुछ प्लानिंग्स में इक्विटी फर्स्ट नंबर पे आएगा. ठीक है, कुछ प्लान्स में मॉडर्नाइजेशन को फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा, कहीं पे सेल्फ रिलायंस को फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा. यानी हर गोल की इंपॉर्टेंस हर प्लान्स में डिफरेंट होती है. All these goals didn't get equal importance in all the plans. जरूरी नहीं है कि हर गोल को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिले हर प्लान के अंदर, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारी चॉइसेस हैं वो अनलिमिटेड हैं. अब उन चॉइसेस को दिमाग में रखते हुए ही हम हमेशा प्लानिंग्स करते हैं, और किन गोल्स को हमें प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी है, किसे सबसे पहले ऊपर रखना है, ये हम दिमाग में रखते हुए अपनी प्लानिंग्स को आगे बढ़ाते हैं. तो ये जो गोल्स होते हैं हमेशा कन्फ्लिक्टिंग रहते हैं कि किसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है, किसे पूरा किया जाए और किसे पूरा नहीं किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन में बी कन्फ्लिक्टिंग. कैसे?
अब हमें पता है पहले इकनॉमी के अंदर हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं थी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी, और अब हम सारा काम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम लेबर टेक्निक यूज़ करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कम हो रहा है और काम तेज़ी से हो रहा है, कॉस्ट भी कम आ रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रिडक्शन शुरू हो गई है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने कि अपने गोल्स को कैसे बैलेंस करें। ये एक डिफ़िकल्ट जॉब है हमारे सामने। किसके सामने? प्लानर्स के सामने। जो प्लानिंग करते हैं उनके सामने एक डिफ़िकल्ट जॉब है कि कैसे अपने प्लान्स को बैलेंस करें, अपने गोल्स को बैलेंस करें, कि जिससे जिन चीज़ों को वो पूरा करना चाह रहे, जो पॉलिसी बनाई है, जो प्लान बनाया है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना बने। ठीक है, इन 4 गोल्स के बीच में प्रॉब्लमेटिक इशू ना बने, पॉलिसीज़ पूरी हों, प्लानिंग्स कंप्लीट हों, गोल्स भी पूरे हो जाएं और किसी एक को प्राइमरी इंपॉर्टेंस ना दी जाए बल्कि सभी को एक साथ इक्वली रखा जाए। क्लियर? सो लेट मी स्टार्ट विद दिस 4 गोल्स। द फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ। सबसे पहला गोल क्या है हमारा? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन GDP थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। हम चाह रहे हैं कि इकनॉमी की ग्रोथ हो, कंट्री की ग्रोथ हो और हमारी कैपेसिटी बढ़े प्रोडक्शन करने की। जो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के विद इन प्रोडक्शन हो रही है उसकी कैपेसिटी को रेज़ करना। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा इकनॉमी की ग्रोथ होगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी। ठीक है, लेबर को काम मिलेगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, GDP रेज होगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी। अब GDP का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which were produced in the domestic territory of the country by the residents and non-residents of a country during an accounting year। एक साल में हमारी कंट्री में रहने वाले लोग या बाहर से आकर के जो रह रहे हैं उनके द्वारा की गई टोटल प्रोडक्शन का सम टोटल इज नॉन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अच्छी GDP हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक गुड इंडिकेटर है। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन चिल्ड्रन। A good indicator of economic growth is steady increase in the GDP। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी GDP की उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी होगी, बैलेंस में आएगी। सो दैट व्हाट इज द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? हाउ यू विल मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ? what is the one indicator? Your answer will be GDP, gross domestic production. So children, it is necessary to produce more and more goods and services so that the people of India will enjoy more rich and varied life। अच्छी लाइफ बिताने के लिए कंट्री की GDP का रेज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कंट्री की जो GDP है वो डिफरेंट सेक्टर से आ रही है। What are those different sectors? Primary sectors, that is agriculture sector, secondary means industrial sector, production sector, and tertiary sector means service sector। तो ये हमारे 3 सेक्टर हैं जहाँ से हमारी कंट्री की GDP रेज हो रही है। सो ग्रोथ इम्प्लाइज चिल्ड्रन अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा कैपिटल स्टॉक मीन्स हमारी मशीनरीज इंक्रीज होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा GDP रेज होगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो GDP रेज होगी। अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। हमें सर्विसेज को भी रेज करना है, जो सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, क्रेडिट। ठीक है, ये सब क्या है? सपोर्टिंग सर्विसेज है जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता। अब फिक्स्ड असेट्स है हमारे पास, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उस प्रोडक्शन को भेजने के लिए भी कुछ चाहिए। तो जब तक वो साधन नहीं होंगे हमारे पास, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये सब क्या है? हमारी सर्विसेज हैं। ठीक है, इनविजिबल। तो इन चीज़ों के बिना हम अपनी इकनॉमी की ग्रोथ को सोच नहीं सकते, क्योंकि इनकी हेल्प से ही हमारी प्रोडक्शन को फ़ायदा मिलेगा, हमारी प्रोडक्शन रेज होगी, प्रोडक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक पहुंच पाएगी। सो अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और इन दोनों को अच्छे से चलाने के लिए, इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें ध्यान देना है। एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। इन दोनों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी है, राइट। अब ये से हमने मशीन एक बार खरीदी तो हम उसका ध्यान ही ना रखें, उसका डेप्रिसिएशन का ध्यान ना दिया जाए। इन चीज़ों की देख रेख, इन चीज़ों की एफिशिएंट वर्किंग इज़ टोटली रिक्वायर्ड। सो ग्रोथ इम्प्लाइज अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, यानी कि हमारी ह्यूमन कैपिटल। चलो
अब डिफरेंस देखो, सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इन तीनों सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। अगर हम 1950-51 को 1990 टू 91 से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर था 50-51 में, लेकिन सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है 1990-91 में। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव हो गए टर्शरी सेक्टर की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इसलिए वहाँ जो है परसेंटेज जीडीपी का सबसे ज़्यादा हो गया कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट हमारा गोल है मॉडर्नाइजेशन। अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट हो गए, हमारा मोटिव चेंज हो गया, हम मॉडर्न हो गए टेक्निक्स के प्रति। सो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, adoption of new technology in the production of goods and services to increase the output is called modernization। सिर्फ टेक्निक को अडॉप्ट करना मॉडर्नाइजेशन नहीं है, आउटलुक चेंज करना भी हमारा सोसाइटी के प्रति, दैट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्नाइजेशन, हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वुमेन घर रहती थी, काम नहीं करती थी, घर का काम करती, घर के चार दीवारों में रहती थी, घर का काम करना उसकी सिर्फ इतनी ही उसकी इंपॉर्टेंस थी फैमिली के अंदर, इतना ही उसको राइट दिया गया था, उसे घर का काम करना है चार दीवारी में रह के। ठीक है तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी थी हमारी, जहाँ वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम वाइल मैन विल वर्क। लेकिन हमारी मॉडर्न सोसाइटी क्या कहती है कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल एंड बोथ हैव सेम राइट्स। ठीक है, तो वुमेन की रिकॉग्नाइजेशन बढ़ी, हमारा सोशल आउटलुक चेंज हुआ। सो एडॉप्शन ऑफ न्यू social outlook is also modernization, children. So now women are working in different workplaces, they are talented also compared to the men, and they are working in banks, factories, schools, ठीक है, and such a society is more prosperous. So adoption of these two things are very important for modernization of the country. Adoption of new technology, adoption of new social outlook. Keep it in mind these two important points to write in modernization point. नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स कि उन चीज़ों का उत्पादन करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया जिन्हें हम बाहर से ले रहे थे। सेल्फ रिलायंस, हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं है, अब सेल्फ रिलायंस है हमारी। दैट इज़ गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू अस, दैट इज़ मोर गुड फॉर अस। सो नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज नाउ और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर नेशंस। जिन चीज़ों को पहले हम बाहर से ले रहे थे, अब उन्हें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं इम्पोर्ट्स को, बल्कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रहा है उन चीज़ों की जिन्हें पहले बाहर से ख़रीद रहा था। हमारा मोटिव क्या है? स्टॉप स्लेवरी। हम उनके नीचे, हम फॉरेन कंट्रीज़ के नीचे रह के काम नहीं करना चाहते, उनसे दब के नहीं रहना चाहते, स्लेवरी नहीं चाहते, हम स्लेव बन के नहीं रहना चाहते। हमारी कंट्री के पास इतना इनफ फूड है कि हम दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? Next point, equity. This is the last point, or you can say the last goal. Equity. Equity means समानता का व्यवहार रिच और पुअर के बीच में। इनइक्वालिटी जो हो रही है वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर इंडियन अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, चाहे वो फूड हो, हाउस हो, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सो इक्विटी मीन्स to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor section as well as instead of being enjoyed only by the rich, सिर्फ रिच सेक्शन उसे एंजॉय ना करे, पुअर सेक्शन को भी उन बेनिफिट्स का फ़ायदा मिले, वो भी इक्वली एंजॉय करें। सो चिल्ड्रन, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस में नॉट इम्प्रूव द पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द कंट्री आर लिविंग इन पॉवर्टी। तो इक्विटीज़ बहुत ज़रूरी है, जितना कि वो तीन गोल्स जरूरी हैं उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इक्विटी की भी अपने आप में है। सो दिस 4 गोल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री बाय रेजिंग द लेवल ऑफ जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। क्लियर दिस 4 गोल्स? नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या पॉलिसी मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में? सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव था वो हमारा लैंड रिफॉर्म्स को लेके था, क्योंकि हमारा लैंड को लेके सबसे बड़ा एक इशू था। क्या इशू था? कि जितनी भी प्रोडक्शन की जाती थी वो पूरी की पूरी किसके हाथ में जाती थी? ज़मींदारों के हाथ में। बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े फार्मर्स थे, उनके हाथ में सब जाता था। जो हमारे कल्टीवेटर्स थे, जो टीलर्स थे सॉइल के, जो कल्टीवेटर्स थे, उनके हाथ में कुछ नहीं बचता था, सारा का सारा प्रॉफिट चला जाता था ज़मींदारों के हाथ में। तो इसलिए डिप्राइव्ड होकर के ये
जो फार्मर्स थे उनको लगता था कि क्यों दूसरों के अंडर काम करना है जब अपने हाथ में कुछ आना ही नहीं है. सो दे डोंट फील गुड टू वर्क अंडर दीज बिग जमींदार्स और बिग फार्मर्स. They want to do just for the survival of their family, and they have chosen subsistence farming. They have chosen subsistence farming. तो क्या लैंड रिफॉर्म्स लिए गए? इंटरमीडियरीज का जो रोल था उसे ख़त्म किया गया. ठीक है, इंटरमीडियरीज का जो रोल था उसे ख़त्म किया गया. दे डोंट वांट द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज. So the abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenants came into direct contact with the government. They were just freed from being exploited by the जमींदार्स. तो ये पहला हमारा लैंड रिफॉर्म था कि इंटरमीडियरीज को रोल को ख़त्म किया गया. जो जमींदार उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसे पूरी तरह से ख़त्म किया गया और सभी फार्मर्स जो थे, जो छोटे छोटे टेनेंट्स के रूप में काम कर रहे थे, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए गवर्नमेंट के. अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अनाज का क्या रेट रहेगा, क्या फार्मर्स को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, ये सब डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था. सेकेंड वन इज़ द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स. द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग्स की जो ऑनरशिप थी वो कल्टीवेटर्स के हाथ में आ गई. पहले क्या था कि सारा रोल जो था वो उनका चल रहा था, ज़मींदारों का. अब उनके हाथ में था तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता था. फार्मर काम करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट उसके हाथ में कुछ आना नहीं है. तो वो सारा का सारा जाता किसके हाथ में था? ऑनर्स के हाथ में. तो वो चाह रहे थे कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जाए, कुछ रेंट सिस्टम बनाया जाए ताकि फार्मर्स के हाथ में भी कुछ जाए अच्छा हिस्सा और टेनेंट्स जो उसका मालिक है उनके हाथ में, लैंड ऑनर्स के हाथ में भी कुछ जाए. सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म. द थर्ड वन इज लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग क्या होती है? ये एक अच्छा लैंड रिफॉर्म लिया गया. लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सेशन, दैट इज़ कुछ फिक्सेशन किया गया मैक्सिमम साइज़ का लैंड का कि इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में कितनी लैंड जाएगी. उससे क्या था कि फार्मर अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता था. वहाँ पे उसको फिक्स लैंड एरिया मिल गया कि आपको इस एरिया में काम करना है. दैट इज़ लैंड सीलिंग. इट मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. पर्पज़ क्या था लैंड सीलिंग का? टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स. जहाँ फार्मर्स के हाथ में छोटा छोटा हिस्सा बिखरा हुआ था लैंड का, अब उन्हें मर्ज करके एक बड़ी लैंड दे दी. मान लो एक फार्मर को इतना हिस्सा दे दिया, ये 4 फार्मर्स को कहा कि आप मिलके इतनी लैंड पे काम करो, तो अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे. राइट. सो लैंड सीलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो दीज वर द पॉइंट्स एंड द लैंड रिफॉर्म्स यू हैव टू राइट पीपल. नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म. इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी. क्या ड्रॉबैक्स रही लैंड रिफॉर्म्स की जो लिए गए फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, फार्मर्स के प्रति, फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए, उनके अपने फ़ायदे के लिए? द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली सर्व्ड बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टीलर्स. वाई? Children, in some areas, the former zamindars continue to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. जो legislation बनाया गया उसे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे थे, अपने खुद के कागज़ बना लेते, खुद से साइन करवा लेते थे अपने फ़ायदे के लिए. तो यानी बेवकूफ़ बना लिया जाता था क्योंकि फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं होते थे. कुछ केसेस में टेनेंट्स जो थे एविक्टेड हो जाते थे और लैंड ओनर्स क्या करते थे? दे क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स हिमसेल्फ. सो क्लेमिंग ऑनरशिप ऑफ द लैंड. देखो खुद के फ़ायदे के लिए वो लोग क्या कर लेते थे, ये बता देते थे कि वो लैंड उनकी खुद की है और वो खुद उसको कल्टीवेट करते हैं. दे आर द एक्चुअल डीलर, दे आर द एक्चुअल कल्टीवेटर्स. उन्होंने कुछ छोटे मोटे फार्मर नहीं रखे हुए, वो खुद ही लैंड के टेनेंट्स हैं, खुद ही सेल्फ कल्टीवेटर्स हैं, उनकी खुद की ज़मीन खुद काम कर रहे हैं. बेवकूफ़ बना के इनकम अर्न करने का एक तरीका. और जो हमारे गरीब लेबर होते थे, पुअरेस्ट लेबर होती थी, ठीक है, उन्हें उन लैंड रिफॉर्म्स का कोई फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि सारा फ़ायदा ये डीलर्स खुद ही ले जाते थे क्योंकि अनपढ़ थे. जो हमारे जो फार्मर्स थे छोटे मोटे, वो पुअर थे, अनपढ़ थे, उन्हें समझ नहीं आती थी चीज़ें, वो पढ़ नहीं सकते थे. तो ये बड़े बड़े फार्मर्स, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, वो उनको बेवकूफ़ बना के खुद सारा अपने, और जो लॉ बनाया गया एग्रीकल्चर के प्रति, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लेजिस्लेशन बनाया गया उसमें भी चेंजेस कर लेते थे अपने आप. उनको पता नहीं चलता था, उन्हें समझ नहीं आती थी बातें. द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस्ड हर्डल्स. जो लैंड फिक्सेशन सिस्टम बनाया गया उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई. जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो कोर्ट को भी चैलेंज करते थे इन लेजिस्लेशंस के प्रति क्योंकि वो खुद फॉलो नहीं करते थे.
उनके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी टाइम लग जाता था। इन डिलेज़ का ये जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे ये फ़ायदा उठाते थे। सो दे यूज़ दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, देयरबाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। अपनी ज़मीनों को उन छोटे ज़मींदारों, छोटे फार्मर्स के नाम करने की बजाय, उन्हें देने की बजाय क्या करते थे, अपनी फैमिली में ही बड़े अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे उनके नाम कर देते थे। ये क्या है, सब लूप होल्स हैं, पागल बनाना, लेजिस्लेशन के साथ खेलना। ठीक है, ये पूरी तरह से जो था, जो लेजिस्लेशन था, इसमें काफ़ी लूप होल्स थे बेटा, विच वर टोटली एक्सप्लॉयटेड बाय द बिग लैंड होल्डर्स टू रिटेन देयर लैंड। अब उस लैंड को अपने हाथ में रखने के लिए जो लेजिस्लेशन बनाया गया उसके साथ भी ये बड़े बड़े ज़मींदार खेल जाते थे, बेवकूफ़ बना जाते थे, क्योंकि फार्मर्स को समझ नहीं आती थी ये बातें। लास्ट पॉइंट इज लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन फ्यू स्टेट्स ओनली। थर्ड पॉइंट इन ड्रॉबैक इज ये जो लैंड रिफॉर्म्स बनाए गए, जो लिए गए, ये कुछ स्टेट्स में ही सक्सेसफुल रहे, स्पेशली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। सिर्फ इन फ्यू स्टेट्स में ये सक्सेसफुल रहे। Unfortunately, other states didn't have the same level of commitment, and vast inequality in land holding continues till today. Clear? आज भी जो हमारे लैंड होल्डिंग्स हैं उसमें इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कोई कमिटमेंट्स नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जाता है फार्मर्स को, पागल बनाया जाता है उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पुअर हैं, उनके पास वैसे भी कुछ नहीं है, वो ईजिली पागल बन भी जाते हैं। That's why these land reforms were successful only in few states, where in Kerala and West Bengal. I hope these initiatives that under land reforms are clear to you with drawbacks. We will continue this chapter, children, in the next video. So stay connected, stay safe and stay healthy at home. Till then, bye bye. Have a nice day ahead.